खबर मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे पंचायत चुनाव से, जहां उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का शोरगुल पूरी तरह से थम चुका है। शाम 5 बजे का समय जब थम गया चुनाव प्रचार का शोरगुल, प्रत्याशियों ने जनता को मनाने की पूरी ताकत यहां पर झोंकी गई। जहां 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान होगा, इसके साथ ही आपको बता दें 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है, जहां 31 जुलाई को मतगणना होगी और उसी का इंतजार हर कोई कर रहा है कि इस बार पंचायत चुनाव में किस तरह की स्थिति देखने को मिल पाएगी, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगभग सभी तैयारी राजनीतिक पार्टियों की हो चुकी है। इंतजार महज किया जा रहा है 24, 28 और 31 तारीख का, यानी कि 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान, 28 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, तो वही 31 तारीख को मतगणना, यानी कि रिजल्ट सबके सामने होंगे। और जब रिजल्ट सबके सामने होंगे तो उस दौरान देखना बेहद महत्वपूर्ण कि किस तरह की स्थिति यहां पर देखने को मिल पाती है। फिलहाल राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने जनादेश को मजबूत करने की कोशिश की गई थी। इसके साथ ही कोशिश ये भी की गई थी कि किस तरह से यहां पर अपनी पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि जो सीधा और कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत का लगातार दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहना कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस पार्टी ही जीत दर्ज कराएगी। दीपिका मेरी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। दीपिका, चूंकि देखिए अब उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का जो शोरगुल है वो पूरी तरह से थम चुका है, अब ऐसे में इंतजार महज किया जा रहा है वोटिंग डे का। जब इंतजार यहां पर मतदान होगा तो उस दौरान क्या स्थिति रहेगी, किस तरह से अपने अपने जनादेश को मजबूत करती हुई राजनीतिक पार्टी नजर आ पाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव का प्रचार जो है वो अब थम गया है। 5 बजे के बाद जो है कोई भी चुनाव प्रचार कोई भी पार्टी के जो प्रत्याशी है ना ही समर्थक है वो कर पाएंगे। ऐसे में अब एक बड़ी चुनौती है दोनों पार्टियों के लिए, किस तरीके से अंतिम वक्त पे जो है, अंतिम कुछ घंटों पे जो है वोटर को लुभावना है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि भाजपा के जो विकास कार्य है, भाजपा सरकार के जो विकास कार्य हैं उसको जनता देखती समझती है, और इसीलिए भाजपा की एक बार फिर से जो है पंचायत चुनाव, यानी कि छोटा जो चुनाव होता है गाँव का चुनाव, उसमें भाजपा की जीत होगी। वहीं दूसरी ओर जो पूर्व सीएम हरीश रावत है कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा ने सिर्फ उत्तराखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थुक जिहाद के नाम पर लड़ाई करवाई है। ऐसे में जनता जो है उनको जान गई है, लेकिन अब कांग्रेस ही इस बार जीतेगी। हालांकि देखना ये होगा कि जनता का विश्वास किस पे है, क्योंकि अभी तक जो देखने को मिला है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, भाजपा को ही बहुमत से जीत हासिल हुई है। और चाहे विधानसभा की बात करें तो भाजपा के विधायकों को ही बहुमत जो है वो मिला है और उन्होंने अच्छी खासी जो जीत है वो हासिल की है। ऐसे में एक बार फिर से दावा यह है कि भाजपा ही चुनाव जीतेगी। हालांकि ये वक्त बताएगा मतदान किसको जनता ने किया है, लेकिन फिलहाल जो चुनौती कराना है वो काफी मुश्किल है, क्योंकि देखिए मौसम विभाग का भी इस बीच अलर्ट जारी किया गया है। 26 जुलाई तक मौसम विभाग का अलर्ट है। ऐसे में जो निर्वाचन आयोग के लिए, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। अभी जो है डीजीपी ने भी एक बैठक ली है जिसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि आपदा के लिहाज से भी पुलिस की जो निगरानी है वो सख्त होनी चाहिए। इसी के साथ पारदर्शिता से चुनाव हो, मतदान हो, इसको लेकर के भी सख्त निर्देश जो है वो दिए हैं। रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, लगातार जो है उनकी ओर से उनके प्रवक्ता जो है बयानबाजी कर रहे हैं कि उनकी जीत होगी, लेकिन जो माहौल अभी हमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं देखिए एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है और दोनों की तरफ से अपनी अपनी पार्टियों की जीत के दावे लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन जब बात यहाँ पर आती है कि लोगों का भरोसा किसने जीता है, तो उसको लेकर धरातल पर क्या स्थिति, क्योंकि आम जनमानस से आप लोगों ने भी बातचीत की होगी, तो छोटी सरकार को लेकर किस तरह से रिएक्शन सामने आए, कौन पहली पसंद बना? जी बिल्कुल, देखिए गांव की सरकार, छोटी सरकार, जब हमने जनता से, आम जनता से बात की तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि सीएम धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैन जो है वो लोग नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से अभी देखिए एक तस्वीर सामने आई थी जब वो अपने गृह जनपद गए थे, खटीमा गए थे, उन्होंने वहाँ पर हल चलाया था, उन्होंने वहाँ पर बैल के साथ जो हल चलाया था, रोपाई की थी। कहीं ना कहीं उस तस्वीर ने जो है लोगों का दिल जीता था कि प्रदेश का मुखिया जो है खुद खेत में उतरकर सिंचाई कर रहा है और धान जो है वो लगा रहा है। ऐसे में कई ऐसी तस्वीरें और निकल के सामने आई जिसमें जैसे उन्होंने एक मुहिम चलाई है, एक पेड़ माँ के नाम, वो भी कई महिलाएं जो है प्रभावित है उनसे, और जो खासतौर पर बुजुर्ग महिलाएं हैं वो काफी जो है भाजपा से प्रभावित है, उनके कामों से प्रभावित है। और जिस तरीके से उन्होंने अभी सीएम धामी ने ऑपरेशन कालने में चलाया है, इसको लेकर जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लोग हैं वो काफी खुश हैं। तो ऐसे में जो पाला है, वो पासा है, वो भाजपा का जो भारी है वो नजर आता है, अभी नजर आ रहा है। ठीक है दीपिका, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात अगली खबर की, जो है इस बार बरीराई जिला पंचायत सदस्य सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस बीच बीजेपी के बागी उम्मीदवार रेखा देवी के पति कैलाश शर्मा ने बीजेपी पार्टी और क्षेत्रीय विधायक पर कई सारे गंभीर आरोप मढ़ दिए।
अगर मैं कमज़ोर होता तो इतने बड़े विधायक को खुद प्रचार करने के लिए फील्ड में नहीं जाना पड़ता, वो भी एक निर्दलीय प्रत्याशी को अपना बता करके, झूठ बोल करके कि वो भाजपा का समर्थित प्रत्याशी है। एक बात ये आप बिल्कुल क्लियर है जनता के सामने, और इसलिए वो इतना कमज़ोर प्रत्याशी उन्होंने उतारा है कि वो ये समझ लीजिए आप कि उनको हर घर में खुशामद करनी पड़ रही लोगों को कि भाई हमें इस प्रत्याशी को वोट दो, ये भाजपा का प्रत्याशी है, भाजपा का प्रत्याशी है। जबकि भाजपा का तो असली मुझे देने का, भाजपा मुझे टिकट दे रही थी, तो क्यों इन्होंने टांग अड़ाई उसमें, क्यों टांग अड़ाई गई? अगर इनका भाजपा का प्रत्याशी होता तो भाजपा खुले तौर पर भाजपा संगठन उसको टिकट देती और प्रत्याशी घोषित करती, क्यों नहीं किया गया भाई? मैं 19 बरी राई जिला पंचायत क्षेत्र से रेखा देवी, पत्नी श्री कैलाश चंद शर्मा लड़ रही हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह कैंची है, जिसमें मैं जनता से कहूँगी कि आप लोग कैंची 6 नंबर पे है, भारी मतों से मतदान करें और कैंची पर ही वोट दें। और इसलिए नहीं कहती हूँ कि मुझे दो, आप सोच समझ के देना कौन प्रत्याशी किस तरीके का काम कर सकता है। अगर वो मैं आपके लायक हूँ तो आप कभी मुझे भारी मतों से मतदान करें। वहीं टिहरी जनपद के 5 विकास खंडों में 24 जुलाई को पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। ऐसे में आपको बता दें कि इसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने जोर शोर से प्रचार प्रसार किया, लेकिन आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। अगर हम दृष्टि पंचायत चुनाव की बात करें तो आज 5 ब्लॉकों में प्रचार प्रसार थम जाएगा। इस समय हम है आपके प्रतापनगर कंसाली जो क्षेत्र है, जिला पंचायत का क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में विक्रम नेगी इस क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं और लगातार जो है उनका यहाँ पे विकास को लेकर कहीं टिहरी बांध की झील से अलग थलग पड़े इस प्रतापनगर क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान किया जाना। हमारे साथ है जिला पंचायत सदस्य जो चुनाव नाम विक्रम नेगी का है, नाम विक्रम नेगी का विधायक है इस क्षेत्र से, लेकिन बीजेपी की सरकार है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से आपको वोट मिला, किस तरह से आप वोटों हासिल करने जा रहे हैं? जमीन स्तर में काम करने की कोशिश करूंगी, पार्टी को करूंगी, काम करूंगा। मैं तो जमीन स्तर पे काम करने की कोशिश करूंगी और जो पार्टी से हो सके वो काम करूंगा, और जो पार्टी से हो सके वो काम करूंगा। अच्छा, यहाँ पे समस्या होना, अभी आए थे हमने झील के आसपास देखा, हमने सड़कों की बहुत बुरी दशा है, कहीं पानी नहीं है तो कहीं ठहरने के लिए कहीं व्यवस्थाएं नहीं, तो ये झील से अलग थलग पड़ चुका है ये प्रतापनगर क्षेत्र। हालांकि ये सेम मुकेम की धरती कही जाती है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? भूमाफिया के खिलाफ में ज्यादा वो करूंगी, जो भू कानून है उसके खिलाफ में ज्यादा ध्यान दूंगी। अगर हम जिला पंचायत की बात करें तो इस सीट पे 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन अगर हम प्रियंका राणा की अगर बात करें तो राणाओं में ये जंग मानी जा रही है। हालांकि यहाँ से विधायक कांग्रेस के विधायक विक्रम सिंह नेगी, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम आपका? आप बताएं, आपका क्या नाम? मेरा नाम अनिता सकलानी है। मैं सकलानी, ये स्थिति बहुत जबरदस्त हो चुका है, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, आपको क्या लगता है? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं देहरादून से आई है और इनका सपोर्ट है कांग्रेस पार्टी से, तो मैं भी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी हूँ। सरकार बीजेपी से नहीं, सरकार से, वो कांग्रेस से लड़ी हूँ। इस बार जो है चुनाव भाजपा न कांग्रेस से देखा जाएगा। इस समय स्थानीय स्तर पर जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, प्रधान हो चाहे क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत को लेकर स्थानीय स्तर पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आज शाम जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। अब देखना होगा कि जीत हासिल विक्रम नेगी की होती या बीजेपी प्रत्याशी की होती, लेकिन दोनों के बीच जंग जारी है। मैं जगत तोपाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घड़ी पास आ रही है। अब ऐसे में चुनाव को जीतने के लिए सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब इसी घड़ी में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कंसाली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी स्वाति राणा और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रियंका राणा ने रैली निकालकर प्रचार प्रसार किया। इस बार दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि इस सीट पर 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। 3 कंसाली से जिला पंचायत की उम्मीदवार हूँ और हमने जो भी समस्याएं हैं क्षेत्र की वो अपील में लिखी है और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि उन समस्याओं को हम जितना हो सके उन पे काम करें।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगर बात करें हम इस समय है ओखला प्रतापनगर क्षेत्र का माना जाता है। ये टीबी बांध की झील से अलग थलग प्रतापनगर क्षेत्र में कई मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे पीने के पानी के जो सड़कों के हालात वो बहुत गंभीर हालात है। सड़कों की स्वास्थ्य की अगर बात करें स्वास्थ्य की काफी दूर तक लोगों को अस्पताल में जाना पड़ता है। यहाँ तक कि जिला मुख्यालय नेटरी अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं। तो प्रतापनगर क्षेत्र सबसे दुरुस्त क्षेत्र माना जाता है। हम इस समय ओखला में है जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी कंसाली या सीट जो है जिला पंचायत मानी जाती है। यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी की आपस में टक्कर मानी जा रही है। हालांकि विक्रम सिंह नेगी कांग्रेस के विधायक की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, वही पूर्व विधायक विजय सिंह पवार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी। अब देखना होगा कि इन सभी सीटों पर जो है कांग्रेस या बीजेपी कितना फाइट टू फाइट करते हैं, कौन सा प्रत्याशी जीत के जो है जिला पंचायत पहुंचता है। मैं जगह तो हिंदी खबर टीवी गढ़वाल। वहीं पौड़ी गढ़वाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण से पहले उम्मीदवारों ने जनता को मनाने के लिए खूब मेहनत की है। अब उन्होंने रैलियां निकाली और लोगों से विकास के वादे किए हैं। वहीं कालो सीट से उम्मीदवार करणवीर भंडारी ने बताया कि वो किसी भी पार्टी से नहीं है, लेकिन जनता की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं और जीतने पर वो पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी चीजों पर ध्यान जरूर देंगे। कि मैं कोई राजनेता नहीं हूं, न मैंने आज तक कभी भी कोई चुनाव लड़ा है। मैं सिर्फ जनता इंटर कॉलेज पोगरी क्षेत्र में 90 के दशक में 6 साल प्रबंधक रहा हूं। इस बार जनता का यही था, यहाँ गुस्सा भी था हमारा कि भाई 10 साल से हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कोई योजना यहाँ पे जो जिला पंचायत से होनी चाहिए, जबकि उसके अंतर्गत हमने सुना काफी पैसा, काफी बजट जिला पंचायत को मिलता है। ये मेरे ख्याल से देश के अंदर हमारी तीसरी सरकार होती है जिला पंचायत जिले की जो है। तो इस सरकार के अंदर सारा कैबिनेट बैठता है, वहाँ पे सारी जो सदस्य आते हैं चुन के उनके अपना वहाँ पे तरीके से मेरे ख्याल से काम होते होंगे। संस्थाएं वहाँ पे भी बनती है, समितियां बनती है सारी। तो हम अब आगे जाके यही देखेंगे कि इसके अंतर्गत जाके क्या हो सकता है। और जो रोजगार की मतलब काम की बात है, जो मैं पूरे पिछली बारी में जिला पंचायत में हम लोगों से भरसक प्रयास किए गए। हम उस समय जिला पंचायत में रहे, हमने रोडे 22 किलोमीटर रोड स्वीकार, जो हमारी ऋषि जगरबो गढ़गांव 2 किलोमीटर हमारी क्या नाम है वो काल मिसिंग पॉइंट, और 1.5 किलोमीटर हमारा गंडियालधार, 2 किलोमीटर हमारा गंडियालधार, और नौगुडू हमारा 1.5 किलोमीटर। मातोली में हमने 3 किलोमीटर की स्वीकृति दिलाई। उस समय हम भी रहे, हमारी सरकार भी रही। हमने आज जो क्षेत्र में काम उस समय हुए थे, आज की डेट में उन पे कोई फोकस नहीं हुआ। वो काम जो तस के नस पड़े हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक पांडे ने बताया कि पंचायत चुनाव की सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। पहला चरण 24 जुलाई को होगा तो दूसरा चरण 28 जुलाई को। पोलिंग पार्टियां कल सुबह 8 बजे बूथों पर रवाना हो जाएंगी, जहां बारिश और आपदा से निपटने के लिए 74 जेसीबी मशीनें, वाटरप्रूफ बैग, मजदूर, आपदा कंट्रोल रूम, अस्पताल और एम्बुलेंस तैयार है। वहीं 1160 ग्राम प्रधान पदों में से 215 और कई वार्ड सदस्य पदों पर निर्विरोध चुनाव भी हुआ। केवल 39 वार्डों में मतदान होगा। जिला पंचायत के सभी 45 पदों पर चुनाव होने हैं। प्रथम चरण में हमारे 649 बूथों पे, सेकंड चरण में 632 बूथों पे चुनाव हो रहा है, जहां की जनपद में 11 ब्लॉक हैं। पहले चरण में 6 ब्लॉकों में, दूसरे चरण में 5 ब्लॉकों में चुनाव हो रहा है। दोनों चरणों के लिए 2-2 ऑब्जर्वर की नियुक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। हम लोगों ने थर्ड रैंडमाइजेशन भी कर दिया है। ब्लॉक के बूथों का जो रैंडमाइजेशन होता है, पोलिंग पार्टी को सारी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग के आला अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की है। बैठक में मानसून से पहले सड़क और पुलों की तैयारियों का जायजा लिया गया। नालों की सफाई और बाढ़ से बचाव के इंतजामों पर भी विशेष फोकस किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर संदेह व्यक्त किया है। उनका मानना है कि केवल स्वास्थ्य समस्याओं के कारण ही इस्तीफा देना पूरी बात नहीं हो सकती। हरीश रावत ने यह भी संकेत दिए हैं कि बिहार की राजनीति इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। उन्होंने जगदीप धनखड़ के सरल और विनम्र स्वभाव का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साथ काम करने का अनुभव रहा है, इसलिए वो इस्तीफे की असली वजह जानना चाहते हैं। मैं जितना सी जगदीप धनखड़ जी को जानता हूँ, चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में वो संसदीय कार्य का काम देखते थे। मैं उस समय पार्टी का व्हिप था, तो बहुत हमारा आपस में इंटरेक्शन रहा है। वो एक संघर्षशील जुझारू व्यक्ति थे। स्वास्थ्य के कारणों से ऐसे व्यक्ति ऐसे समय में जब संसद का सत्र चल रहा हो,
और प्रधानमंत्री जी किसी विदेश यात्रा पर जाने वाले हों तो वो त्यागपत्र नहीं देते हैं, वो अपने जीवन की चुनौती के साथ भी संघर्ष करते हैं। और मगर उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है और उसके बाद इस्तीफा का समाचार बाद में आता है, पहले कारण बताए जाने लगते हैं कि क्या कारण है, सिद्ध करने के कारण सामने आ जाते हैं कि न्यायपालिका से उनका कन्फ्रंटेशन था, विपक्ष के साथ उनका कन्फ्रंटेशन था, आदि आदि बातें जो है। वहीं जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। अब उन्होंने कहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो इस्तीफा सौंप रहे और ये बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन विपक्ष ये सोच रहा है कि इसका कोई और राजनीतिक कारण भी हो सकता है। कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने कहा कि इस्तीफा बिहार के चुनाव से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि संसद चल रहे समय इस्तीफा देना आम बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस इस्तीफे के बाद चर्चा है, उनका बिहार से कनेक्शन है। संसद का सत्र चल रहा है, कई महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं जिन पर उनकी राय, जिसमें जज के ऊपर महाभियोग जैसे भी वो राय आनी थी। और प्रधानमंत्री जी जब विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो ये जो टाइमिंग है उनके इस्तीफे की, उसने भी कई सवाल खड़े किए हैं। और जितने अचानक दिया, आप 7:30 बजे तक अपोजिशन के लीडर से बातचीत कर रहे हैं। आपने आज का कार्यक्रम भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग का तय करके रखा है और राजस्थान का दौरा भी तय करके रखा है, फिर आप स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर 2027 में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नेताओं को झूठे वादों से जनता को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। जवाब में हरीश रावत ने अपने पुराने राजनीतिक अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि गैरसैंण को राजधानी बनाना उनका सपना है और वो अपने वादे पर अभी भी कायम है। गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा हर बार चुनाव के समय जरूर देखने को मिलता है, लेकिन इस बीच भी ये मुद्दा जरूर गरमाया हुआ है। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि 2027 में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। और ऐसे में भाजपा उन पर हमलावर जरूर हुई, लेकिन इसके साथ साथ हाईकोर्ट के जज जो है उनकी भी टिप्पणी इस पर सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि गुमराह करने का काम किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर पहले से है, लेकिन सिर्फ देर है तो अटैची ले जाने की। लेकिन इसको लेकर कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मौजूद हैं। तो आपका एक पोस्ट जिसमें आपने लिखा कि 2027 में अगर सरकार बनती है तो हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, लेकिन उस पर हाईकोर्ट की जज ने भी टिप्पणी करी और उसके बाद से भाजपा भी लगातार हमलावर है। आप जो जज की जो पूरी टिप्पणी आई उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय हाईकोर्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन है हम उसको प्रणाम करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। जो आदेश होगा उसको सिरोधारी करेंगे। और यदि माननीय हाईकोर्ट ये कहता है कि ये कहने का अधिकार राजनेताओं का नहीं है या राजनीतिक दल के लोगों का नहीं है, तो मैं उस आदेश का भी पालन करूंगा। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर और कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, जब लोग हमसे कहते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में राजधानी क्यों नहीं बनाई, तो मेरा उनसे यह है कि मैंने ढांचा बनाने का काम किया। तुमने मुझे राजधानी बनाने के लिए थोड़ी यहाँ मुख्यमंत्री बनाया। मैं तो उस समय एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर के तौर पर आया जो आपदा से राज्य के पुनर्निर्माण और पुनर्वास का काम करे। वो काम मैंने करके दिखाया और वो काम करने के बाद मैंने गैरसैंण का रास्ता भी बनाया जिसमें कई तरीके के निर्माण कार्य और कई तरीके की जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स थी उन सबको मैंने पूरा करने का काम किया, ताकि और लोगों से कहा कि 2017 में हमको आशीर्वाद दीजिए और मैं 2-3 साल के अंदर गैरसैंण में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दूंगा और 2022 से पहले वहाँ राजधानी को शिफ्ट कर दूंगा। तो लोगों ने, मैंने कहा आपने मुझे वोट नहीं दिया, मैंने तो उत्तराखंड वासियों से कहा, मैंने कहा अब दो, चलो उस दिन नहीं दिया, इतना चाहते हो तो मेरा वादा है कि 2027 में कांग्रेस लाइए और जो भी मुख्यमंत्री होगा मैं गैरसैंण को राजधानी बनवाऊंगा और वहाँ
पूरा ढांचा बनवाओ। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही गई कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार है, वहां पर केवल देर है तो अटैची ले जाने की। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही कि अगर गैरसैंण में राजधानी बन जाती है तो जो आसपास के गांव हैं वो किस तरीके से विकसित होंगे, कैसे उनका विकास होगा, इस बात पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया। देखिए, उन्होंने दो बहुत ही मार्मिक बातें कही और एक बहुत तथ्य संगत बात कही। उन्होंने कहा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा उसको बनाने का सौभाग्य मुझे को मिला। मेरे जाने के बाद तो वहाँ 9 साल के अंदर एक ईंट नहीं लगी है, एक ईंट एक पत्थर नहीं लगा है, कुछ काम नहीं हुआ। बल्कि जो अधिकारी वहाँ बैठते भी थे वो अधिकारी और डॉक्टर्स आदि ने वहाँ बैठना, शिक्षकों ने जाना बंद कर दिया। ये है आज की कहानी जो एक ग्रीष्मकालीन राजधानी की है। और माननीय न्यायाधीश महोदय का जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत गंभीर ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा भाई बैग लेकर के जाओ और वहाँ तो सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। ये तो शिफ्टी नहीं हो रहे वहाँ, तो माने नहीं माने जस्टिस महोदय का आदेश जो है भाजपा के लोग क्यों नहीं मान रहे। और यदि कांग्रेस सत्ता में आएगी, मैं इस ऑब्जर्वेशन को न्यायिक आदेश मान करके मैं कांग्रेस के लोगों से कहूँगा ले चलो तब तक पहले चरण में, और फिर जो है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्ड करूँगा। सचिवालय, दूसरे 500 आवासीय भवन जो हम बनवा रहे थे, जिसके लिए 57 करोड़ रुपए की मैं व्यवस्था करके भी गया था, तो वो सारी ढांचों को बनाना शुरू करूँगा ताकि वहाँ पूर्णकालीन राजधानी बन सके 2027 में, मगर कांग्रेस आए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2027 में अगर जनता उन्हें मौका देती है, कांग्रेस को अगर मौका देती है, तो जरूर गैरसैंण को राजधानी बनाया जाएगा। और ये जो चर्चा चल रही है गैरसैंण को लेकर, इस पर जरूर विराम लगेगा। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। बात अगली खबर की करेंगे, जहां उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने भी कहा कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना हर किसी को चौंका देता है। उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने को इस्तीफे की वजह बताया, लेकिन उनकी हाल की गतिविधियों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनकी तबीयत खराब थी। संसद के वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिवस देश के उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी का अचानक इस्तीफा हो जाना चौंकाने वाला समाचार है, क्योंकि कल पहला दिन था और पहले या तो 2-4 दिन पहले इस्तीफा दे दिए होते और या तो इस सत्र के बाद देते। पहले ही दिन उनका इस्तीफा बड़ा चौंकाने वाला है। और उनका ये कथन इस्तीफे में कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, उनके जो 2-4-6 दिन में गतिविधियां रही, वो गतिविधियों से ये प्रतीत होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बड़ा स्वास्थ्य कारण ऐसा हो कि वो संसद का ये वर्षाकालीन सत्र पूरा होने तक इस इस्तीफे को नहीं टाल सकते थे। वहीं मानसून सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के सांसदों की तरफ से मस्जिद में एक मीटिंग करने को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कई सवाल खड़े कर दिए। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि अब विपक्षी दलों में राजनीति का स्तर गिरने लगा है, तभी तो वो मस्जिद में जाकर राजनीति कर रहे हैं। धर्म की आड़ में चलने वाली तुष्टीकरण की राजनीति उजागर हो गई है। अखिलेश यादव पार्लियामेंट की मस्जिद को अपनी पार्टी का हेडक्वार्टर समझ रहे हैं या उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया है। उबैदुल्ला नदवी, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव जी, बर्क साहब, तमाम सांसद जिस तरह से फोटो सामने आए हैं और उसमें उनके नेता झूठ ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम उबैदुल्ला नदवी के घर पर बैठे थे। मस्जिद का फोटो डालते हो, मिंबर से राजनीति करते हो, मिंबरों पर बैठकर बेवकूफ बनाते हो मुसलमानों को और यहाँ से पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश करते हो और दूसरे लोगों के ऊपर आरोप लगाते हो। ये असली चेहरा अखिलेश यादव का है। और अब बात करेंगे हरियाणा से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां ट्रिपल इंजन सरकार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार जनता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को दिल से धन्यवाद, आपका समर्पण ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो सीएम नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये बड़ा बयान, सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को उन्होंने दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही आपका समर्पण ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, नायब सिंह सैनी की तरफ से
कहा गया। तो ट्रिपल इंजन सरकार पर सीएम सैनी का ये बड़ा बयान है। ट्रिपल इंजन सरकार जनता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक, जहां राजधानी भोपाल में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बड़ी खबर, मंत्रिपरिषद बैठक में वंदे मातरम के साथ आरंभ हुई, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कई ऐसे बड़े प्रस्ताव जो जनहित से जुड़े हुए थे उनको पारित कर दिए गए। पटल पर रखकर विचार विमर्श का सिलसिला देखने को मिला। तो बड़ी खबर लगातार साझा कर रहे हैं, तस्वीरें भी कैबिनेट बैठक की आपको दिखा रहे हैं। जब इस कैबिनेट बैठक की शुरुआत हुई तो अमूमन तौर पर एक प्रक्रिया के तहत मध्य प्रदेश में फिलहाल ये देखने को मिलता है, जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो वंदे मातरम का गायन होता है, जिसके बाद इस बैठक की शुरुआत और फिलहाल बैठक का समापन हो चुका है, जहां पर तमाम प्रस्तावों को हरी झंडी मुख्यमंत्री की तरफ से दिखाई गई। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।